सुप्रभात। तो कैसे हो आप सब? बैठो बैठो, सिट डाउन। तो हम लोग आज एक पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है बड़े भाई साहब, और उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जिनको हम कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इनको कलम का सिपाही कहा जाता है? कोई कह सकता है मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा जाता है? देखो, मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं होती है ना, वो बहुत ही मतलब अभी का जो यथार्थ है, अभी का जो जिंदगी में जो घट रही तत्कालीन घटनाओं से जुड़ी हुई थी, और अभी के समाज में वो कठोर प्रहार करते थे अपने कलम के जरिए। ठीक है, उनकी रचनाएं जो है बहुत यथार्थ होती है। ठीक है, इसलिए उनको कलम के सैनिक क्या करते हैं? बंदूक से लड़ते हैं, लेकिन उनका कलम एक हथियार था, इसलिए उनको कलम के सिपाही कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बड़े भाई साहब, इसमें भी आप ऐसे कुछ जानेंगे कि जिंदगी में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी कभार दिखता नहीं है। यहां दो भाइयों की कहानी है, बड़ा भाई और छोटा भाई। ठीक है, बड़ा भाई ऐसा है, मैं कुछ संक्षेप में आपको समझाता हूं पाठ को, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा भाई छोटे भाई से 4-5 साल बड़ा होता है, लेकिन वो अपने छोटे भाई से 3 कक्षा बड़ा पढ़ता है। क्यों? जैसे मान लो वो 5 में है तो वो कितना में पढ़ता होगा? 8 में, ऐसा कुछ। लेकिन क्या है, बड़ा भाई जो है वो क्या बहुत समझदार था, और लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। तो क्या होता है, वो अपने छोटे भाई को हमेशा गाइड करने की कोशिश करता था। बड़ा भाई एक ही कक्षा में 2 बार 3 बार फेल हो जाता था। ठीक है, यहां पे कवि ने, लेखक ने एक व्यंग्यात्मक लाइन बोला है कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई की जो बुनियाद है वो कमजोर बने, मतलब उसको मजबूत बनाना चाहते थे। मतलब उन्होंने इसमें व्यंग्यात्मक एक लाइन लिखा है कि मतलब उनके भाई इतना बार फेल होते थे एक क्लास में कि वो नहीं चाहते थे एक क्लास से पास होना। भले ही उनके भाई थोड़े से कमजोर दिमाग के थे या फिर पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपने भाई को क्या करते थे? अच्छा शिक्षा देते थे, अपने भाई को हमेशा संभालते थे और समझाने की कोशिश करते थे पिता की तरह। सबका घर में जो बड़ा होता है पिता के बाद, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, मेरी दीदी है, वो हमेशा चाहती है कि मुझे गाइड करते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करने से अच्छा होगा। आप लोग के घर में भी ऐसा होता होगा। ठीक है, अब सुनना ना सुनना अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे सिद्धार्थ रीड करो पहला। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में मैं बहुत जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। ये वाला लाइन कि वो जल्दबाजी, तालीम जैसे मामलों में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, ये एक व्यंग्यात्मक लाइन है किंतु। ठीक है, आगे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे फायदेदार बने? मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य।
मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्री श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे एक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। धन्यवाद, थैंक यू, बैठो। मतलब रेस्पेक्ट करता था। बड़े भाई ने एक पिता के समान उसकी जिम्मेदारी, छोटे भाई की जिम्मेदारी ली थी ताकि वो उसको समझाए, उसको गाइड करे। लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई से कितना साल बड़ा था? कितना साल बड़ा था? 5 साल बड़ा था। ठीक है, 5 साल बड़ा था। वो कक्षा 5वीं में तो वो कक्षा 9वीं में। लेकिन बड़ा भाई जो है अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब बेचारे वो पढ़ते रहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते रहते थे। वो भले ही अलग बात है कि उनका पढ़ाई में समझ थोड़ी कम थी। ठीक है, कभी कभी उनको जो पढ़ते थे, उनको पढ़ते पढ़ते वो कॉपियों में ड्राइंग बनाते थे, बिल्ली कुत्तों की। कभी कभी ऐसे शब्द लिखते थे जिसकी समझ जो है वो नहीं आती रहती थी, समझ नहीं आती थी। छोटा भाई एक बार उनकी कॉपी देखता है तो उनमें ड्राइंग देखता है, ड्राइंग चित्रकारी देखता है, कुछ ऐसे शब्द देखते हैं तो छोटा भाई समझने की कोशिश करता है, बस समझ नहीं पाता। तो छोटे भाई को क्या लगता है, हो सकता है मेरा बड़ा भाई कुछ ऐसा चीज पढ़ता होगा जो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन छोटा भाई को ये समझ नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो छोटा था। तो उसके बड़े भाई कुछ ऐसे ही अपने मन से लिख रहे थे। ठीक है, अपने मन में जो भी आता है, देखिए छोटे बच्चे ऐसे ड्राइंग करते रहते हैं अपने मन से, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो अभी भी आप लोग देखना, आप लोग अपने कॉपी के पीछे चेक करना, आप लोग कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाते रहते होगे, कुछ ना कुछ लिखते रहते होगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं बेंचेस में लिख डालते हैं, बेंचेस में ड्राइंग बना देते हैं। बनाया हो ना? हाँ, मुझे मालूम है। ठीक है, तो यही चीज है कि उनके बड़े भाई ने भी कॉपी में ऐसा ही कुछ किया था। तो छोटा भाई समझने की कोशिश की, बट छोटा भाई ने नहीं समझा। चलो नेक्स्ट, अगला पढ़ोगे? पढ़ो। पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पढ़ना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर पढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और उनका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आँखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, यहाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ
यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद और वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? धन्यवाद, बैठो। जैसे देखो, मैंने 10th निकल गया। 10th निकलने के बाद क्या होता है? 10th निकलने के बाद अभी मुझे 10th ईजी लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं अभी एग्ज़ाम दूं तो मेरा बोर्ड में जितना मार्क्स आया था उससे अच्छा मार्क्स आएगा। तो बड़ों का ये एक, क्या बोलूं, एक काम होता है कि बड़ा होने का वो अधिकार कभी कभी निकालते हैं। जब वो छोटा भाई जो है खेलने जाता या कुछ भी करता तो बड़ा भाई उससे सवाल पूछता कि तुम कहाँ गए थे, ठीक है? तो उसके पास इतना साहस नहीं होता है कि वो जाके अपने बड़े भाई को बोले कि हाँ थोड़ा सा खेलने गया था, बाहर गया था। डर से या सम्मान से कुछ भी बोलो। देखो, एक चीज याद रखना, डर से किया गया रिस्पेक्ट और दिल से किया गया रिस्पेक्ट, दोनों में बहुत अंतर है। यहां आप समझोगे इस पाठ में। पहले क्या, छोटा भाई क्या करता था? डर से अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करता था। होता रहता है, ठीक है, इसके बावजूद भी क्या ही है, खुद तो इतना बार फेल होता रहता है, मुझे ही बताता रहता है, मुझे सिखाता रहता है। लेकिन इसके बाद भी क्या है, इसके बाद भी मैं तो उससे पढ़ने में अच्छा हूं। रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे बड़े भाई ने जो है वो सही के लिए मुझे समझाया था, तब उसका इज्जत करने लगता है, ठीक है? इसीलिए डर से कभी किसी का इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि ज्यादा दिन नहीं रहता, याद रखना, ठीक है? अब कभी कभार होता है, हम बोल रहे होते हैं, हम लोगों को अपनी गलती, हाँ ठीक है मैंने गलती किया, स्वीकार कर लो। हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन क्या करें, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है? इससे उनकी हो सकता है बाद में उनको रियलाइज हो, ठीक है मैंने जिसको दोषारोपण किया था, तो यही चीज है। तो यहाँ छोटा भाई भी वही करता है कि उसका बड़ा भाई खेलने ही तो जाता था, कोई जुर्म तो नहीं करता था, उसका बड़ा भाई समझाता था उसको, लेकिन वो छोटा भाई का काम क्या था कि वो उसको बोले कि हाँ मैं खेलने गया था भैया, थोड़ा सा। यहाँ एक शब्द है, देखो यहाँ एक शब्द है हर्फ। हर्फ, ये हर्फ एक शब्द है। हर्फ का मतलब बोल सकते हो क्या होगा? सेंटेंस पढ़ो यहां पे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का मतलब, पीछे से देख के, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। हर्फ का मतलब होता अक्षर, ठीक है? इस तरह से अगर पढ़ते रहोगे, इस तरह टाइम पास करते रहोगे तो एक भी अक्षर समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अब वो ये भी स्वीकार करते हैं कि वो इतना मेहनत करते हैं, इतना लेबर देते हैं, इसके बावजूद भी एक ही कक्षा में 2-2 साल 3-3 साल पढ़े रहते हैं, तब पर भी वो नहीं करते, पास नहीं कर पाते और उनको कठिन होता है पढ़ने में, कठिनाई होती है पढ़ने में। लेकिन क्या किया जाए, अपने छोटे भाई को समझाते हैं इसी तरह से, ठीक है? चलो नेक्स्ट। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ये अंडरलाइन करना, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आया था, भाई साहब किस कला में निपुण थे? किस कला में निपुण थे? उपदेश देने की कला में, अंडरलाइन करना। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती।
इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वहाँ जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। बैठो थैंक यू। सेज रेस्पेक्ट करके, डर के रेस्पेक्ट करना और दिल से रेस्पेक्ट करना एक बात है। यहाँ छोटा भाई देखो, छोटे भाई के दिल में एक गुस्सा आता है कि क्यों मैं यहाँ पे रहूं, क्यों मैं इस जगह पे रहूं जब मेरे से पढ़ाई नहीं होता। देखो आगे पीछे सबका थोड़ा बहुत वीकनेस होता है, स्ट्रांग जोन भी होता है, ठीक है। अब बड़ा भाई को क्या चाहिए था, बड़े होने के नाते उसको समझाना चाहिए, ना कि डांटना चाहिए था। लेकिन बड़ा भाई को भी एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। उसको ये डर था कि उसका बड़ा भाई कहीं, छोटा भाई कहीं पथ भ्रष्ट ना हो जाए, रास्ता ना भटक जाए। इस कारण से उसका बड़ा भाई उसको समझाता था, लेकिन छोटा भाई उसको समझाने के रूप में नहीं, डांटने के रूप में, और थोड़ा हो सकता कड़े शब्दों में समझाता होगा। जैसे यहाँ पे शब्द यूज किया गया है लताड़, लताड़ना, ठीक है, लता। अब जानते हो ना, कभी कभार कुछ लोगों की बातें वो लोग हाथ से नहीं मारते, अपने जुबान से ऐसे मारते हैं कि अंदर दिल तक छू जाती है और आंख से आंसू निकलने लगता है। इतना याद रखना, हाथ से मारा गया चोट और जुबान से मारा गया चोट में बहुत अंतर होता है। जुबान से मारा गया चोट में बहुत असर होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी अपनी जुबान जब खोलो ना, तो बी केयरफुल कि सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, क्या असर पड़ेगा, ये हमेशा से ही ख्याल रखना चाहिए। वो एक छोटे में कविता पढ़ा था, जब भी मुंह खोलो तुम मीठी बानी बोलो तुम, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ऐसा ही जब आप भी आप लोग मुंह खोलो, ये चीज ध्यान रखना अपने से। आप लोगों के छोटे भाई बहन लोग कुछ होंगे, कोई होंगे, तो जब भी उनसे बात करो तो सरल शब्दों में, अच्छे शब्दों में कोशिश करो उसको समझाने का। समझेंगे क्यों नहीं, समझेंगे जरूर। हाँ, थोड़ी बहुत कड़ाई कभी कभार होनी पड़ती, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। चलो आज यहीं तक रहने दो, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।